बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म का ईरान के बाद तुर्की का दौरा और वहाँ पे बिज़नेस के लिए उन्होंने सरमायाकारी की दावत दी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। अंदरूनी महाज पे काफ़ी चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। हुकूमत के अपोजिशन की बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या जो मुज़ाकरात की दावत है किसी तरफ बात लगेगी या नहीं लगेगी। इसके साथ साथ जो है वो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से पहले जो सियासी मंजरनामे पे चेंजेस है उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब तहरीक इंसाफ से साथ दे रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इकबाल अहमद खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साथ दे रहे हैं स्टूडियोज़ में। खान साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजिया कर। सर, आपका शुक्रिया। बट साहब, आपसे आगाज़ करूंगा और आपसे जानना चाहूँगा, ईरान के बाद तुर्की का दौरा किस तनाजुर में देख रहे हैं सर? सरमायाकारी की बात की है, कुछ मामला बेहतर होने जा रहे हैं? असल में आज जो कुछ ईरान में आपको नज़र आ रहा है और जिस तरह अली हुसैन खamenei की तदफीन के जो मनाजिर है और वहाँ पे जो अटेंडेंस है मुख्तलिफ वफूद की, उसमें पाकिस्तान का भी एक डेलीगेशन गया था। उसके बाद सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं जो गालिबन ऑनलाइन नहीं थे, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। और इस तरह अपना रशियन के डिप्टी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है पुतिन के, जिन्होंने अटेंड किया है। उसके साथ साथ लेबनान के, तो इसका आज जो कुछ मनाजिर इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद के या जो ईरान की स्टेटफास्टनेस के, कमिटमेंट के, डेडिकेशन के, रेजिलियंस के जो नज़र आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है वेस्ट के लिए कि आपने ईरान को सब्जुगेट करने की कोशिश की बाई वे ऑफ अथॉरिटी, बाई वे ऑफ मिसाइल। ईरान उस चीज़ को सब्जुगेट नहीं हुआ। और याद रखिएगा, खamenei साहब ईरान के प्रेसिडेंट भी रहे थे और 36 साल वो ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। और बहुत न सिर्फ वो एक लीडर थे, बहुत अच्छे एक क्लरिक थे, बहुत अच्छे एक मजहबी शख्सियत थे, बहुत आला पाए की। वो एक बहुत बड़े ऑथर भी थे और उनकी किताबें अगर हम लेसन्स हुई, उनकी किताबें लेसन फ्रॉम नजूल बलागा या इस्लामिक थॉट इन कुरान अगर आप पढ़ें तो पता चलता है कि उनकी डेप्थ कितनी है। तो मैं आज उनके रेफरेंस से इस चीज़ को शुरू करना चाहता था, क्योंकि उनको दफन किया जाएगा इमाम अली रज़ा जो 8वें इमाम थे, और जो उनके वालिद साहब जो थे इमाम मूसा अली काज़िम, और उनको अलविदा जिस तरह कहा जाता है, और जो इस्लाम में उनका अपना इमाम अली रज़ा का जो दर्जा है, तो उनके पहलू में उनको दफन किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और आज जो इस्लामी दुनिया के अंदर, इस्लामी दुनिया से, ईरान से, जो इस्लामी दुनिया के लिए भी और जो वेस्ट के लिए मैसेज आ रहा है, काश हम उसको कैश करा सके आने वाले दिनों में, उसके ऊपर हम अपनी कमिटमेंट शो कर सकें। तो इससे शुरू करने के बाद जो आपने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी वो रिटायर्ड करके और वो टर्की गए हैं, और टर्की में बुनियादी तौर पे उनको डॉक्टर उमर बैलत हैं जो वहाँ के ट्रेड मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया है। और एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई है जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जहाँ पे बुनियादी तौर पे जो इन्वेस्टमेंट गेन करने की कोशिश की जा रही है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और कोई प्राइवेटाइजेशन की चीज़ें। एक अच्छा स्टेप है। और जब तक तो किसी भी मुल्क में FDIs नहीं आते, जिसको आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उस वक्त तक उस मुल्क के अंदर आपको ट्रेड का पहिया या बिजनेस का पहिया घूमता नजर नहीं है। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस 5 सालों में, जब से ये हुकूमत आई है, बल्कि उससे पहले की भी जो हाइब्रिड हुकूमत थी, उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई नहीं। यहाँ से फ्लो ऑफ किया। और आपको पता है यहाँ से कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। शेल से शुरू हो जाइएगा, अपना टेलीकॉम में चले जाइएगा, बल्कि आप पाकिस्तानी कंपनियों में चलिए जाइएगा, वो यहाँ से अपना सरमाया उठा के बाहर ले गए। उसकी कुछ वजूहत हैं, और वो वजूहत आपके रेड टेपिज्म में पोशीदा हैं, वो वजूहत आपके लॉ एंड ऑर्डर में पोशीदा हैं, वो वजूहत आपकी सिक्योरिटी में पोशीदा हैं, वो वजूहत की वजह आपके अंदर जो टेररिज्म का एक मैनेज फैला हुआ है। क्योंकि याद रखिएगा उसामा, आप भी अगर इसको डीपली स्टडी करें
तो इन्वेस्टर जो होता है ना वो बड़ा सिक्योर, बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट कॉन्शियस होता है वो कि जी मुझे इसका रिटर्न कितना मिलेगा और उस मुल्क के हालात में मेरे आने जाने का क्या चलेगा। यानी अभी दुबई आपको मुस्तकबिल करीब में बढ़ता नजर नहीं आएगा, चाहे कोई भी मायदा वहां हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन जो इन्वेस्टर वहां से भाग गया है वो दुबई के इंटरनल हालात की वजह से जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो वहां नहीं आएगा। पाकिस्तान में मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि कोई आपको MOU साइन हो जाएंगे। पाकिस्तान और टर्किश एनर्जी सेक्टर के दरमियान ही खबर आ रही है और कोई मार्केट ऑपरेटर सिस्टम है, कोई ISMO, इंडिपेंडेंट मार्केट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर एंड एनर्जी एक्सचेंज इस्तांबुल का है EPTIS, उसके साथ कोई टर्किश इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपको कोई मायदे साइन होने जा रहे हैं जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के हिसाब से। लेकिन ये समझ नहीं आती कि आपके मुल्क में तो ऑलरेडी बिजली हुआ है जिसकी वजह से आप 65 रुपए यूनिट दे रहे हैं और सोलर के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, आपकी पॉलिसीज ही क्लियर नहीं। तो जिस हद तक आप अपने पॉलिसी सिस्टम को बेहतर नहीं करते और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए आप वन विंडो सिस्टम क्रिएट नहीं करते। यहाँ पे इन्वेस्टर आता है तो उसको 10,000 दफ्तरों में फिरना पड़ता है और वो 10,000 दफ्तरों में 10,000 लोग होते हैं जो उससे पैसे मांगते, कड्डो पैसे, साडा शेयर कितने, तो फिर तो असं तुहानू लाइसेंस देंगे या तुहानू। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है और आपने रियलाइज करनी है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, FDI लेके आनी है, तो आपको अपने मुल्क का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए जो आपने ओपनिंग देनी है वो, और आप मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हमको ठीक करनी पड़ेगी। कल से अब आपको पता है कि वो 2 औरतों का रेप का केस चल रहा है जो नीदरलैंड से थी और एक स्पेन से थी, और वो अपने नीदरलैंड की एम्बेसी को इंटरफेयर करना पड़ा। और फिर वो जो चीजें अब दुनिया में आपको पता है सोशल मीडिया तो बड़ा वाइब्रेंट है, उसमें सारी चीजें चल गई है कि डिटेल्स आ गई, कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल सही है सर, मैं वापस सर बिल्कुल आता हूँ आपकी तरफ। वो फ्रांसीसी खातून है जो 12 साल तक एक कमरे में रही। अब जब ये चीजें बाहर जाती है ना तो हम पाकिस्तान में बैठ के तो शायद इनको इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में जब जाती है तो ये बहुत एक वाइड स्प्रेड मैसेज कन्वे करती है। बिल्कुल सही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छी एफर्ट है कि आप टर्किश कंपनी को बुलाएं। टर्की के और पाकिस्तान के बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब भी टर्की गया हूँ मुझे वहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी वार्म फीलिंग नजर आई है। राइट चाहे वो दुकानदार हो, चाहे बैरिस्टर शाहिद साहब जी, बैरिस्टर शाहिद साहब, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, इस सारी चीज़ के ऊपर बैरिस्टर साहब ने बड़ी रोशनी डाली है। बिल्कुल ये टॉप प्रायोरिटी है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो सिस्टम्स हमारे यहाँ हैं उन पे भी बात कीजिए कि उसमें इंप्रूवमेंट की किस कदर ज़रूरत है, चाहे वो FBR की स्लैब्स हैं, चाहे वो इदारों की रिश्वत है, चाहे वो वन विंडो ऑपरेशंस हैं, इसके ऊपर भी बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने मदू किया। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल एक एक चीज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर की और जो चीज़ें हकाइक में मबनी थी वो उन्होंने सामने रखी। और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का ना होना, जो सारे फैक्टर्स ब्रिगेडियर साहब ने बताया वो बिल्कुल कार फरमा है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू जो है वो गवर्नेंस का है। इस हुकूमत ने 5वां बजट दिया है और चौथा साल है PDM के बाद। 2022 से इनकी कंटिन्यूएशन है और 2022 से लेकर अब तक हम देखते हैं कि जब 2022 में इन्होंने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त जो आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो $32 बिलियन थी। आज वो $24 बिलियन है। 8 बिलियन तो उनके अंदर रिडक्शन आ गया है। जिस तरह पहले ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि शेल पाकिस्तान, उबर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, 36 बड़ी कंपनियां पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान छोड़ के गई है, कैपिटल ले गई है अपना। यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि $100 बिलियन यहाँ से UAE में चला गया है, पाकिस्तान इन्वेस्टर ले गया है। और अगर उसका 10% भी वापस पाकिस्तान आ जाए तो इकोनॉमी का पहिया चल सकता है। तो बातों से तो नहीं आएगा, इसके लिए आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे FBR के निजाम को जो है आपको लेकर आना पड़ेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फ्लॉ है जो मेरी नजर के अंदर वो ये है कि आपने FBR को ही पॉलिसी मेकर बना दिया है और वही टैक्स कलेक्टर है।
दुनिया के अंदर कहीं पे ऐसा नहीं होता कि आप जो बंदा पॉलिसी बना रहे हैं वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हो, कि उसकी एग्जीक्यूशन करते हुए आगे जो है उसकी कलेक्शन भी वो कर रहा हो। पाकिस्तान के अंदर ये होता है, और उसी की एक वजह है कि आज हमारे पास जो टैक्स नेट के अंदर लोग हैं वो 30 लाख से ज्यादा नहीं है 25 करोड़ की आबादी में से। और फिर हुकूमत क्या करती है कि उस टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो है वो इंट्रोड्यूस करती है, जिसका एक शाखसाना आप आज भी देख रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर वो 120 रुपए से ऊपर चली गई है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हर पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पे कर रहे हैं, लेकिन उसका टैक्स हालांकि वो टैक्सेबल इनकम के अंदर भी नहीं आता। 12 करोड़ की आबादी तो पॉवर्टी लाइन से बिलो रह रही है, लेकिन वो बेचारे एनर्जी सेक्टर के अंदर गैस हो, आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके अंदर हर महीने जो है बल्कि हर रोज जो है वो पैसे गवर्नमेंट के एक्सचेकर के अंदर जमा करवाते चले जा रहे हैं। और गवर्नमेंट के ऊपर से सबसे बड़ा मसला ये है कि ये इनके शाहाना खर्चे नहीं खत्म हो रहे। इनका दिल करता है 11 अरब रुपए का जहाज लेना है, ये ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ले लिया है, जो करना है कर लो। हाईली अनडेमोक्रेटिक जो है एटीट्यूड, क्योंकि लोगों के वोटों से आए नहीं, बात से बात निकल रही है। अब देखिए जिस तरह 10 करोड़ की गाड़ी चेयरमैन सेनेट ने ले ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है, नहीं फर्क पड़ता। ये आपने इकबाल खान साहब को प्रोग्राम में देखने के बाद मिसाल जो है वो दी है आपने, ये वरना आपने चेयरमैन सेनेट की मिसाल नहीं देनी थी, फिर आपने फोकस किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। देखें ये दोनों पार्टियां ही बरसर इक़्तिदार हैं पिछले 4 साल नहीं मानते, अभी पूछ लेते हैं, बेशक अभी पूछ लेते हैं, नहीं मानते, पीपल्स पार्टी वाले नहीं मानते। देखें वफाकी ओहदे इनके पास हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जिनको ये ओहदे कहते हैं वो इनके पास हैं, इनके पास बड़े बड़े कॉन्वॉयज हैं, इनके पास पूरी मराहत है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अब इन्होंने हुकूमत बनाई है इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, डिप्टी स्पीकर उनका ले लिया, ऑपोजिशन लीडर का भी स्लॉट उनको दे दिया। तो कहीं पे भी ये इधर टीवी पे बैठ के तो कह देंगे कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो अवाम है या मीडिया है, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, क्या हमारी आंखों के अंदर इस तरह धूल झुकी जा सकती है कि जब भी 26वीं या 27वीं आईनी तरमीम करनी हो तो हुकूमत का हिस्सा है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी हो तो हुकूमत का हिस्सा है। सिर्फ जो है वो बगल पे छुरी मुंह में राम राम वाली बात है जो अवाम के साथ किया जा रहा है कि एक तरफ तो नून लीग के साथ सब अच्छा की रेट है, सब कुछ इकट्ठे मिलके चलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही अवाम के मसाइल की बात आती है उसके ऊपर कभी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुहाड़ स्टेप्स देखा। उसकी एक मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि बजट का जब सेशन हुआ तो आपको याद होगा बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने मुंह बना लिया, उन्होंने कहा मैं बजट स्पीच नहीं करूंगा। अब क्या वो मुद्दा था, क्या वो रीजन थी कि वो बजट स्पीच से पीछे हट गए और उन्होंने कहा मैं पार्लियामेंट में नहीं आऊंगा। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, बंद कमरे के अंदर कोई मीटिंग होती है, क्या अवामी मुफाद था जो उस बंद कमरे के अंदर तय हो जाता था, जो पार्लियामेंट के अंदर जिसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती थी। आते हैं बिलावल भुट्टो साहब, आकर वो तकरीर करते हैं, बजट पास हो जाता है। तो इस तरह नहीं होगा। राइट सर, मैं पूछता हूँ, मैं इन सर से जो है वो बात करता हूँ। खान साहब बताइएगा, एक तो सरमायाकारों के मसाइल ज़ाहिर है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन जो बात मिस्टर साहब कर रहे हैं ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया सामद साहब आपका। सर मेरे दोनों दोस्त काबिल एहतराम ब्रिगेडियर गजनफर साहब बड़े नफीस आदमी हैं। दूसरा मेरे प्यारे भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की। बात यह, पहले मैं इस बात की तरफ आता हूँ कि हम देखें अवामी मसाइल को डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठे हैं। पहली बात तो ये कि इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त मैंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर मैं अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रेड विंग का लाहौर का प्रेसिडेंट का भी मुझे उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो उस हवाले से भी मैं दोनों शख्सियात से जो इन्होंने ताजरों के मसाइल के ऊपर डिस्कस किया है, मैं 100% मुत्तफिक हूँ और बिल्कुल इनके साथ एग्री हूँ। और बड़ा अच्छी सोच है दोनों की कि ताजरों के बारे में ये बड़ी खुश आइंद बात है कि कोई पार्टी हो, कोई तबका हो, वो ताजरों के मसाइल के ऊपर डिस्कस करता है। उनको पता है कि ताजरों के क्या मसाइल हैं। और जैसा कि मेरे भाई ने कहा FBR के मामले में, वो बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। और दूसरा गुजारिश ये थी कि देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए क्या नाइंसाफ़ी है कि ताजर 8 बजे दुकान बंद कर दें, 9 बजे दुकान बंद कर दें। तकरीबन इनका टाइम जो है, मैं एहतजाज करता हूँ, हुकूमत से अपील करता हूँ कि 10 बजे तक कम से कम टाइम जो शॉप्स हैं उनका होना चाहिए। और होटल्स जो हैं वो तकरीबन 12 से
12:30-1 बजे तक उनको टाइम सोना चाहिए। और शादियों का मामला जो है मैं उस पर भी परजोर अपील करूँगा जो हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं उनसे कि इसमें पंजाब में मेरा ये ख्याल है कि शादी हाल के ऊपर भी कम से कम 12 बजे तक का टाइम करें। पहली बात तो ये कि मेरी अपील हो गई। दूसरी बात ये, मैं ताजरों के हवाले से और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं अर्ज़ करूंगा कि हम पीटीआई को एक जमात समझते हैं, दूसरे समझे ना समझे, लेकिन हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। और आप यकीन कीजिए इसी टीवी चैनल पर बैठकर मैं यहाँ बैठा हुआ था, कमर दिलशाद साहब थे और पीटीआई के एक बड़े अहम रुकन थे जो गिलगित बल्तिस्तान में थे, वो ये उस वक्त भी कह रहे थे, ऑन एयर कह रहे थे, लाइव प्रोग्राम चल रहा था, ट्रांसमिशन थी इलेक्शन की, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये दोनों जमातें यहाँ पर अक्सरियत रखती हैं और अक्सरियत की नज़र आ रही हैं। उनके वोटर सपोर्टर वोट डालने उनको आ रहे हैं, चूँकि तालीम याफ्ता लोगों का वहाँ रेशो जो है वो ज़्यादा है गिलगित बल्तिस्तान में। अब मेरा ये ख्याल था कि हम मिलजुल के हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद पहले भी मैं आपको ये बता दूं, मैं वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होने की हैसियत से मेरे और दोस्त जो मेरे और लीडर हैं वो भी इस बात को कहते रहते हैं, हम सबसे पहले पीटीआई को ज़रूर कंसिडर करते हैं, बात करते हैं, मगर अफसोस कि वहाँ से कोई बात को आगे चलाने के लिए फैसिलिटीज़ तो सारे ले रहे हैं कौमी असम्बली में बैठ के, सूबाई में बैठकर, मगर अनफॉर्चुनेटली आवाम के लिए देखें, जब आप मैदान में उतरेंगे तो आप लोगों के लिए कुछ कर सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ ये कहेंगे जी मैदान में उतरने नहीं दिया जाता, जनाब सीटें तो आपके पास मौजूद हैं, कौमी असम्बली में मौजूद हैं और सारे मामला आप बड़े एमिकेबली उसको सॉल्व कर रहे हैं, अपनी जो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा ये मैं गुजारिश करूँगा, अब भी मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये समझता हूँ कि हमें पूरे पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन दोस्तों के साथ बैठ करके अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पहले नंबर हर्डल कौन है उसमें? हर्डल कौन मैं बताने जा रहा हूँ जी, 2 मिनट और सब लूँगा आपके। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, उन्हें देखिए अभी लोगों की प्रॉपर्टीज़ का जो मामला पेश आया कौमी असम्बली में, उसके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। दूसरा मामला पंजाब असम्बली में पेश आया जिसमें कहा गया कि जी लोगों की जो इंटरनल मामलात हैं उनको सबताज कर दिया जाए, अभी तक उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है कि जो उसका हर लीडर इस बात पर मुत्तफिक है और आवाज़ बुलंद करता है कि जनाब हर लिहाज से पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम पेट्रोल के ऊपर भी बात करते हैं, हम हर किस्म की जो नाइंसाफ़ी होती है उस पर आवाज़ बुलंद रखते हैं। अगर हम भी पीछे हट जाएं, अपना कंधा पीछे कर लें, तो हुकूमत चल नहीं सकेगी माजरत के साथ। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है, बिलावल साहब जो भी बयान देते हैं, जब भी बयान देते हैं, तो अब उसमें वो आवाम का दर्द रखते हैं, उसकी बुनियाद पर बयान देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को भी अपना मजबूत रवैया इख्तियार करना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल मेरा ये अपना साथी, बिल्कुल सही। ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे, बेट साहब आपकी तरफ रुक करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना ज़रूरी है सरमायाकारों के लिए, और इस वक्त क्या पाकिस्तान की हुकूमत स्टेबल है? जो मामलात चल रहे हैं अपोजिशन हुकूमत के आपस में, और आप कह लीजिए कि जिसकी वजह से मुज़ाकरात की बात की जा रही है, ऑफ़र्स की बात की जा रही है, उसके बाद बात आगे बढ़ती नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसका शिकवा ये है कि जी हमारे साथ जो मुसावी सलूक है वो नहीं किया जाता। क्या राय है सर आपकी? हाँ, मैंने तो आपसे पहले अर्ज किया कि एक सिक्योरिटी जो, जब आप लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और इंटरनल गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर प्राइम फैक्टर जो होता है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह आती है कि जितनी भी पार्टीज हैं, कुछ हुकूमत में हैं, कुछ अपोजिशन में हैं,
फिर कुछ ऑपोजिशन में नहीं है, वैसे ही वो बाई स्टैंडर्ड हैं, पार्टीज हैं, लेकिन वो जीत नहीं सकती। दे हैव नॉट वांट। वो पाकिस्तान में तो आपको पता है कोई 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं, यहाँ तो पता नहीं मेरे 50-60 पार्टियां तो हैं, और हर एक क्लेम करता है कि मैं अवाम का बहुत बड़ा जो है वो हमदर्द हूँ। तो बात ये होती है कि जिस वक्त तक एक किसी में याद रखिएगा, किसी भी मुल्क में असेंबली के अंदर जब तक इफेक्टिव ऑपोजिशन आप क्रिएट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलेगा। अगर आप उस हुकूमती पार्टी उस असेंबली को पे कब्जा करने की कोशिश करेगी, असेंबली को कैप्चर करेगी, और कैप्चर करने का क्या मकसद होता है? किसी को पैसे दे के अपनी तरफ कर लिया, किसी को प्रेशराइज करके अपनी तरफ कर लिया, किसी को केस बना के अपनी तरफ कर लिया। तो फिर जब अपनी तरफ कर लिया और अपनी तादाद बढ़ा ली 2/3 से ज्यादा, तो आपका सिस्टम फेल हो। बुनियादी वजह याद होती है। इसका मतलब है देयर इज नो पॉलिटिकल गवर्नेंस इन कंट्री until there is opposition which can oppose your policies। मैं बात जो कर रहा हूँ, रियासत चलती है पॉलिसीज पे, और जब आप रियासत की बात करते हैं उसमें हुकूमत भी होती है, और उस रियासत के अंदर अदारे भी आ जाते हैं और पॉपुलेशन भी आ जाती है। तो रियासत चलती है इफेक्टिव गवर्नेंस। सम और दी अदर, जब आपके यहाँ 28th अमेंडमेंट, फलानी अमेंडमेंट, अदलिया की तब्दीली, अदलिया के अंदर इंटरफेरेंस, फलाने को डिवाइड कर दिया, फलाने को रूल कर दिया, लॉ वो पास कर दिए जो आपको सपोर्ट करते हैं। जब आप अदलिया के अंदर भी मतलब है इंटरफेरेंस करेंगे, जब आप अदालों के अंदर भी इंटरफेरेंस करेंगे, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम नहीं चल रहा। एक थंब रूल है दुनिया के पूरी डेमोक्रेसी का थंब रूल है। जब आप कहते हैं डेमोक्रेसी बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो जब आप गवर्नमेंट की हेजेमनी कायम कर देते हैं ना, एक पार्टी की हेजेमनी कायम कर देते हैं, जिस वक्त तब पीपल्स पार्टी और पीएमएल की हेजेमनी, उनका मैं कहूंगा कि उन्होंने हर तरह से कोशिश की है कि अपोजिशन को रद्द कर दे, अपोजिशन को तबाह कर, अपोजिशन आने ही ना दे, ताकि उनके किसी लॉ पे कोई सवाल ही ना पूछे। यानी इस मुल्क में लॉ बने कि किसी भी के घर पे जाके जो है वो टेलीकॉम कंपनियां जो है वो टावर लगा ले तो वो टावर लगा सकती। यार ये कौन सी जमहूरियत का लॉ है यार, आप मुझे बताइए। आपका एक आपने आईटी का जो सेक्रेटरी रखा हुआ है वो आपका ब्यूरोक्रेट है नहीं, वो पहले किसी जायज में रहा है, पता नहीं किस में रहा है, लोग ये कहते हैं। यानी आपकी पूरी जो असेंबली है उससे वो लॉ पास हुआ है, वो गया है। अब एक गरीब आदमी के घर पे कोई टावर लगाने चला गया, तो आप बताइए कि उसको अगर आप इनकार करेंगे तो आपको 15 दिन है, फैसला आपका सेक्रेटरी करेगा, नहीं करेंगे तो 5 करोड़ जुर्माना हो जाए। ये आप मुझे दुनिया की किसी असेंबली से, दुनिया की किसी जमहूरियत से इस किस्म का कानून उठा के दिखा दें तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी गवर्नेंस है। और अगर नहीं उठा के दे सकते तो इसका क्या मतलब हुआ आपको? बाकी जो सूबों में चीजें हो रही हैं वो भी आपके सामने, बहुत क्लैरिटी से आपके सामने, कोई चीज छुपी नहीं है, रोजाना अखबारों में आ रही होती है कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से क्या हो रहा है। अभी कल मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब असेंबली की मलक अहमद साहब खान की एक सोशल मीडिया पे बहस सुन रहा था, जिससे वो सीसीडी के हवाले से सवाल उठा रहे थे। वो कहते चीफ वेब है, किसी का रेफरेंस दे रहे थे कि सीसीडी ने उसके साथ क्या किया। भाई ठीक है, जो लोग किसी माइनर के साथ बदफेली करते हैं, दे डिजर्व टू गो टू हेल, देयर इज नो डाउट दे शुड बी। और हमारे जुडिशियल सिस्टम से क्योंकि एतमाद उठ गया है, और आपको पता है कि अभी वो जो इस्लामाबाद में कत्ल हुआ था एक वो लड़की का, वो जाहिर जाफर जो मुलजिम था, उसको 5 साल बाद अभी फांसी की सजा हुई है। कितने उसके अंदर मोड़ आए हैं, कितने लोगों ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। तो हम क्योंकि स्पीडी सिस्टम नहीं है ना, तो इसलिए लोगों का अगर एतमाद हो जाता है, फिर आप इस किस्म के चीजों पे जाते हैं। खास तौर जो माइनर को कुछ करता है तो वो ही डिजर्व टू बी किल्ड, इट डिजर्व टू बी हैंग। सो कहने का मेरा मतलब है कि जब आप एक्स्ट्रा जुडिशियल चीजों, एक्स्ट्रा लॉ की चीजों पे जाते हैं ना, तो उससे ये लगता है आप शायद लोग ये समझते हो कि सिस्टम चल रहा है, उसका ये मतलब होता है कि आपका सिस्टम नहीं चल रहा। सिस्टम में आपके हुकूमत आती है, सिस्टम के में आपके अंदर अदलिया आती है, आपके सिस्टम में अदारे आते हैं। अगर किसी के भी इख्तियार को आप बाईपास कर रहे हैं, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम, और वो प्रॉब्लम सिस्टम है गवर्नेंस का भी और पॉलिटिकल सिस्टम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि आपने उस सिस्टम के ऊपर कब्जा किया हुआ, इट इज नॉट रनिंग एज यू थिंक इट शुड रन।
सो मेरा ख्याल तमाम पार्टीज को, जैसे अभी इकबाल साहब ने कहा कि पीटीआई भी एक पार्टी है, और पीटीआई को भी, पीटीआई शुड कम अ स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स। अभी पीटीआई ने अपना आजाद कश्मीर के असेंबली और इलेक्शन से विड्रॉ किया है, और उनके साथ भी ज्यादती हुई है कि वहाँ पे पहले हाई कोर्ट ने उनको बल्ले का निशान दिया था, फिर वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके बल्ले का निशान लेके और कोई नई जुलाई की तारीख को, कल की परसों की तारीख को, तो ये भी आजाद कश्मीर हुकूमत का ये भी या अदलिया का ये भी स्टेप गलत है कि भाई बल्ले का निशान अगर आप दे देंगे तो वहाँ आसमान टूट पड़ेगा यार। जीतना तो शख्स है, आपको पता है आजाद कश्मीर के इलेक्शन जो है वो 100% बरादरी बेसिस पे होते हैं। सुल्तान और सरदार दो डोमिनेटिंग बरादरियां हैं वहाँ, उससे फिर बाकी बरादरियां निकल जाती है, और 100% इलेक्शन आप कोई भी निशान दे दे, पार्टी अगर कोई ये कहे ना मैंने अपनी पॉलिसीज की वजह इलेक्शन था, मैं उसको मानता ही नहीं। वहां पे लोग बरादरी अटैचमेंट पे वोट डालते हैं, और जिस बरादरी का कैंडिडेट उस इलाके में, जिस बरादरी जो मजबूत होती है उस रिस्पेक्टिव एरिया में वो कैंडिडेट जीता, उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से, क्योंकि किसी पार्टी की परफॉर्मेंस कश्मीर में जो है वो अप्रिशिएबल नहीं है। ऐसे ये सब मारते हैं कि हमने वहाँ पे दूध की नारे पाकिस्तान में वादी और ये, और दूसरी बात ये बार बार आप गरीब के दर्द की, गरीब के से किसी को गरीब का दर्द नहीं है शामा साहब, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। जब आप 40 गाड़ियों का कन्वाय, प्रोटेक्शन कन्वाय लेके चलते हैं ना, उन 40 गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, पानी से नहीं चलती, वो किसके पैसे, किसके टैक्स पेयर के पैसे से पैसा, किसके टैक्स पेयर से वो पेट्रोल आ रहा है। और जब दुनिया में पेट्रोल की आज कीमत क्या है, आज कीमत है $76 और 36 सेंट। हाँ, लेवी निकालने तो मेरा ख्याल है 125-150 बनती है पाकिस्तान में। और इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं कि एक पहुंच गई थी $110 पे पहुंची थी, उससे एक $150 पे फ्रीज कर दिया था। आज $76 के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत, बहुत आप तीर मारेंगे ना तो $200 होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, मतलब 100-150 जी। मैं इसमें गजनफर साहब ये अर्ज कर दूं, आई बीन अपॉइंटेड क्रूड ऑयल एजेंट फॉर पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के लिए क्रूड ऑयल एजेंट अपॉइंट हुआ था, मुझे काम नहीं करने दिया गया। मैं पाकिस्तान को 6 माह के लिए क्रेडिट फैसिलिटी लेके दे रहा था रशिया से, बहुत 10 साल पहले की बात है। अच्छा, उसके बाद ये बात आई गई होगी, मुझे बहुत सारी ऑफर्स की गई, और बहुत सारे लोग जो ऐसे थे ये वाशिंगटन डीसी चले गए डील करने के लिए। खाकान अब्बासी का जो पैनल था उसमें डॉक्टर उमर और दूसरे लोग जो भी डायरेक्टर वगैरह बनाए हुए थे, कतर के साथ इन्होंने डील करके, ये सारे पब्लिक को पता होना चाहिए बातें। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे अच्छी 10 रिफाइनरियाँ मौजूद हैं, और वो हम यहाँ से पेट्रोल साफ करके उसको आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं। अच्छा, अब उसमें मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ईरान हमारे कितना करीब है, वो 15 रुपया लीटर हमें पेट्रोल देने के लिए तैयार है। इसी तरह जो गैस का मुआहदा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था, वो गैस हमारे मुल्क में इस कदर सस्ती और 24 घंटे अवेलेबल होनी थी, वो अब तक प्रोग्राम बना हुआ पड़ा हुआ है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, होनी चाहिए। मैं बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग नेशनलिस्ट ऑफ दिस कंट्री, मैं ये एहतजाज करता हूँ और मैं ये कहता हूँ, हुकूमत किसी की हो, ABCD, हमने अवाम के पास जाना है, हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने अवाम की बात करनी है, तो मैं ये समझता हूँ दैट शुड बी वर्कआउट, उस पर वर्क होना चाहिए। दूसरा, हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, कतर से हमारी दोस्ती रिश्तेदारी है, फलां से हमारी दोस्ती रिश्तेदारी है, फलां से हमें कमीशन, ये कमीशन मिलती है। और मैं अब कुछ ऐसी बात नहीं करूँगा जिस पर मैं कुछ ऐसी बातें भी जानता हूँ। असल में ये 15 साल का स्पॉट ऑर्डर होता है, 15 साल का, और बैंक गारंटियाँ इन्वॉल्व होती हैं मुल्क टू मुल्क, और ये वज़ीर-ए-आज़म के साइन के साथ आप किसी भी कंपनी के साथ, पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ मुआहदा करता है, फिर तेल आता है, ब्लैक ऑयल आता है, उसको फिर रिफाइंड किया जाता है, जिसमें लुब्रिकेंट्स निकलती हैं सारी की सारी, इंक्लूडिंग जेट फ्यूल। अब गुजारिश ये है, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर पाकिस्तान में तेल सस्ता हो गया, जो कि इन्हें करना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान की देखिएगा
पाकिस्तान में महंगाई जो जो आसमान को छू रही है वो जमीन पर आएगी। दूसरी बात सर, वो अरबों रुपया तो उनको मिल रहा है। बिजली देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है। गजनफर साहब, आप इस बात को समझते हैं, आप उस क्लास को भी समझते हैं कि देखिए एक यूनिट पैदा नहीं कर रहे और पैसे ले रहे हैं, वो कोई है ABCD। आई डोंट वांट टू डिस्कस विद देम। मैं ये कहता हूं कि हमारी अवाम को शुड बी फैसिलिटेट, अवाम को फैसिलिटीज होनी चाहिए, ख्वाह वो कोई पार्टी हो। सर अपनी पार्टी से शुरू करें ना, अपनी पार्टी के अंदर आवाज उठाएं ना। मैं तो आवाज उठा रहा हूं जी, आपके सामने उठा रहा हूं। उनसे बात कीजिए ना। मैं तो सर आपके सामने आवाज उठा रहा हूं। बिल्कुल सही बैरिस्टर साहब, उसमें कोई बैद नहीं है। राइट, देखिए अवाम की बात करने में, अवाम के दुख दर्द में मैं भी अवाम का नुमाइंदा हूं। आप सुबह जब उठते हैं सबसे पहले आप नाश्ता करते हैं, उसमें जो आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, पानी पे टैक्स दे रहे हैं, गैस पे टैक्स दे रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिस पे टैक्स नहीं दे रहे? तो सर ये और बताएं, मैं यहाँ एक और बात यहाँ ऐड कर दूं, ये बताएं, मैं एक और बात ऐड कर दूं कि पाकिस्तान में तालीम पाकिस्तान में चाइना की तरह अगर हमने मुल्क बनना है, कौम बनना है, कौम को उड़ान करनी है तो हमें एजुकेशन फ्री करनी पड़ेगी। एक डॉक्टर बनाने के जितने पैसे लगते हैं, एक इंजीनियर बनाने के जितने पैसे लगते हैं, वो ये इस मुल्क को वो उसका मुतहम्मल नहीं सर, है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, क्यों है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? मैं बात उठाता हूं जी, हमेशा उठाता हूं और उठाता रहूंगा। आप अगर नहीं सुनी जा रही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सर बराबर की शरीक है सर सारे मामलात में। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाई जमात है सर, हुकूमत। मजे की बात देखें, गजनफर साहब ने पॉइंट आउट किया है कि असेंबली में लोग बैठे हुए हैं, अपने आप को फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं, मगर बात करने के लिए तैयार नहीं है बैठ करके। यार बात करनी चाहिए सबको, सर मैं मुज़ाकरात करने चाहिए। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अपना हिस्सा डालना चाहिए। आपकी सारी गुफ्तगू बहुत अच्छी है, एक अवामी बात आप कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमतें करती रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त भी तो सबसे ज्यादा शहादतें इस मुल्क के लिए एटमी पावर किसने बनाया आपको? सर ID कार्ड ऑफ आपको फैसिलिटी किसने दी? पाकिस्तान नेशनल किसने बनाया? इसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी किसने दी? ये पीपल्स पार्टी। सर कराची किसने तबाह किया? सिंध किसने तबाह किया? BISP किसने सर करप्शन की? सर एलिगेशन जो है वो आप लगाते रहे, नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे लिस्ट लेंगे जो इस्लाहात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है वो आज तक किसी पार्टी के दौर में नहीं हुई। सिंध चलते हैं, जाके देख लेते हैं क्या हालात है सर। देखिए आप जाकर के। बैरिस्टर शाहिद साहब छोड़ देना मैदान आज़ाद कश्मीर से। नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि हम खंबा भी खड़ा करें तो वो जीत जाएगी, तो अब उनको एक निशान के ऊपर या इस चीज़ के ऊपर जो है वो ये चले गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके पल्ले कुछ नहीं था। ये कल के मेरे प्रोग्राम में नून लीग का मौक़िफ़ आया, तो मैं कल क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता था ये, आज नून लीग नहीं है, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ। देखो उसामा साहब, एक तो जो इकबाल साहब ने बात की, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि आप हुकूमत वक्त हैं, आप ये डिमांड्स किसके सामने रख रहे हैं? आप कहते हैं ये पेट्रोलियम लेवी नहीं होनी चाहिए, इकबाल साहब ने कहा वजीर आजम साहब के सामने रख रहा हूँ, ही इज द पायलट ऑफ द प्लेन, ही शुड टेक द इनिशिएटिव। इकबाल साहब जी सर, आपने वोट उसको दिए है। जी सर, गुजारिश ये है कि आपने भी तो वोट उनको दिया, आपने किसको दिए? आपने जाया तो नहीं किया वोट। हम तो अपोजिशन के अंदर बैठे हैं, कमाल कर रहे हैं। अपोजिशन में किरदार भी तो अदा करें ना, जैसा गजनफर साहब ने कहा कि किरदार अदा करें, खाली अपोजिशन में है इसका कोई फायदा नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए मिस्टर साहब। मुझे जी आप कीजिए प्लीज, मैं माजरत चाहता हूँ। ऑपोजिशन लीडर हम लोग हैं, ऑपोजिशन के अंदर जितनी गवर्नमेंट को पब्लिक पॉलिसीज के हवाले से बात कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं। आप तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। आज अब गवर्नमेंट से निकल जाए तो गवर्नमेंट के पास ना 2/3 रहती है ना इनकी हुकूमत रहती है। आप आकर अगर इतना ही आप तो अगर इनकी हुकूमत छोड़े और आकर ऑपोजिशन में बैठे और यहाँ पे आकर तकरीरें करें, हम कहेंगे जी बिल्कुल। ना तो ये कुमरात ले रहे हैं, ना इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं। आज छोड़े गवर्नर KP के भी छोड़े, आज चीफ मिनिस्टर
सिंध को भी छोड़े, आज इधर बारात तो आप भी ले रहे हैं सर, सरहद में कितनी बारात आप ले रहे हैं, आपका वजीर आला बैठा हुआ है, आपकी बात काबीने, आप बजट पास कर रहे हैं, आप पैसे ले रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, गाड़ियां दी हैं, आपके गंडापुर साहब ने तोहफे में गाड़ियां। कंप्लीट कर लें बैरिस्टर साहब, कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप बोल चुके अपनी बारी में, अब उनको बोलने दें। जी बैरिस्टर साहब, मैंने आपकी बारी पे नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं सर आपकी तारीफ कर सर जी बैरिस्टर साहब कंप्लीट कीजिए। तो ये तो बिल्कुल बात ना काबिल फहम है, बल्कि किसी एक आम जो रीजनेबल मैन है उसके भी जो है फहम फरासत से बालातर है कि बैठना हुकूमत में और कहना जी कि हमारी हुकूमत मानती नहीं और हम लोग कुछ कर नहीं सकते, अवाम पिस जा रही है, अवाम खुशियां करने पे मजबूर है। जिस तरह पहले ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हर चीज लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे खराब, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे जो है पार्लियामान यहाँ पे नहीं चल रही, ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाया हुआ है और ये कहते हैं जी कि मतलब बातें ये भी सारी ये कर रहे हैं, लेकिन इसको ठीक किसने करना है? हुकूमत ने करना है। अब दूसरी बात जो आपने कहा जो कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, देखें फॉर ऑल द लीगल एंड प्रैक्टिकल पर्पसेस उसामा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्लेटफॉर्म छीन लिया गया है। जब हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया तो हम 2024 के इलेक्शंस के अंदर भी आजाद हसीयत के अंदर इलेक्शंस में उतरे थे और उसके बाद आपने देखा कि एक बहुत बड़ी जो है कंट्रोवर्सी डेवलप की गई कि जितनी हमारी जो हमें जिसके हम अहल थे रिजर्व सीट्स वो सारी उठा के बंदर बांट करके पीपल्स पार्टी और नून लीग को दे दी गई। तो इस तरह का निजाम जिसके अंदर आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपकी सही मानों के अंदर नुमाइंदगी नहीं है, तो इसका हम हिस्सा कैसे बने और आजाद हसीयत में बने ताकि कल को दोबारा जो है बड़े आराम से जो है आप सिंध हाउस जैसी इंसानी जमीरों की मंडी लगाते हैं वो आप दोबारा कश्मीर के अंदर लगा सके। और ये सिर्फ एक वजह काफी नहीं है, हमारे पास 3-4 वजूहात है जिसकी वजह से हम इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। नंबर 1 तो जो मैंने आपको पहले बताया कि हमें यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड या हमें इलेक्शन से वैसे निकाल दिया। नंबर 2 आपका इलेक्शन कमीशन जो है आजाद कश्मीर का, उनकी ये रिपोर्ट आई कि जो प्रिलिमिनरी वोटर लिस्ट बनी उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज मौजूद हैं, तो उनको रेक्टिफिकेशन के बगैर इलेक्शन के ऊपर सीरियस किस्म की वेरासिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएंगे। लेकिन आज आप इलेक्शंस के अंदर 20 दिन रह गए, आप उसी जो है वोटर लिस्ट जिसके अंदर फ्लॉज मौजूद हैं आप उसके अंदर इलेक्शंस के अंदर जा रहे हैं। नंबर 3 आज मीडिया ब्लैकआउट है, आज इंटरनेट फैसिलिटी आजाद कश्मीर के अंदर नहीं है, आज वहां पे एक हिजानी कैफियत मौजूद है, आज वहां पे एहतजाज हो रहा है, आज वहां पे मामला ठीक नहीं है, हम सारा पाकिस्तान जानता है। तो इस तरह की पॉलिटिकल अनरेस्ट के अंदर, इस तरह के हिजानी कैफियत के अंदर कि हमें इलेक्शंस के अंदर उतरना चाहिए, बेहतर नहीं था कि हम इन चीजों को पहले सेटल करते और महीने या 2 महीने के बाद हम इलेक्शंस के अंदर उतरते ताकि सही मानों के अंदर नुमाइंदगी सामने आती। देखें हमने हमेशा जो मकबूजा कश्मीर है उसके इलेक्शंस को पूरी दुनिया ने हमेशा जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पोज किए हैं, हम लोग उसके ऊपर बात करते रहे। तो क्या हम आज पूरी दुनिया को या बिलखसूस हमारा जो एक राइवल इंडिया बैठा है उसको ये मौका नहीं देने जा रहे कि आजाद कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर भी वो सवालिया निशान उठाएं? तो मेरा ये ख्याल है कि जब इस तरह की कैफियत है तो इसके अंदर चाहिए ये था कि थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करते और फिर देखें यहाँ पे पॉलिटिकल जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस है वो एक्टिवेट हुई है। आपने सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए और आज आउट ऑफ द ब्लू इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वहां से बहुत सारे जो है अकाबरीन लेकर बैठ जाती है और वो कहती है हम इलेक्शंस के अंदर आ रहे हैं। तो ये राइट सर बिल्कुल ठीक है। मुझे जी आप शॉर्टली कोई कमेंट करना चाह रहे हो तो कर ले। मुझे ब्रिगेडियर साहब से एक बहुत अहम इशू पे जो है वो करना चाहता हूं। देखिए आपको मेरा नहीं ख्याल के बाइकआउट करना चाहिए था। हाँ आप ये प्रूव करते कि हम किसी भी निशान के साथ आए, अगर आपकी मेजॉरिटी है आपको लोग पसंद करते हैं तो वो उस निशान पर था। मेरी बात कंप्लीट होने दे, वोट देते, आप अपनी मेजॉरिटी शो करते और उसके साथ हुकूमत साजी में अंदर जा करके एंटर होते। अब दूसरी बात मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। गुजारिश ये है कि देखिए आप कब तक ये तर्ज अमल जारी रखेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कब तक ये तर्ज अमल जारी रखेंगे। आखिर आप असेंबलियां देखें, आपकी असेंबलियां चल रही थी, आपकी असेंबलियां तोड़ी किसने, इसकी बुनियाद किसने रखी?
राइट आप सर, ठीक समझ नहीं रहे है। हैं। ब्रिगेडियर साहब, आखिर में मोदी को मिलने वाले कई अवार्ड्स उनके दौरों से कबल तख्लीक किए गए। गार्जियन की ये रिपोर्ट आई है, कुछ 6-7 तो मेरे पास जो है वो अवार्ड ऐसे हैं। हम ही ये कह रहे हैं कि जी आलमी असर रसूख बढ़ रहा है, जबकि नाकदीन ये कह रहे हैं कि ये शख्सियत पर मबनी सियासत, सियासी तशहीर है। सर क्या कहेंगे आप इस पे? आप मोदी का लेवल देख लें, वो जो बातें करता है, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो ना या कोई बात कर रहा हो, एड्रेस करो, अगर प्रॉम्प्टर रुक जाए ना तो फिर उसकी हालत देखिएगा क्या होता है। पसीना आ रहा होता है, कोई कहता है मेरी आवाज आ रही है, सुन रहे हो, वो उसकी क्या बात करते हैं। और गार्डियन की रिपोर्ट 100% करेक्ट है। मैंने तो जब वो ये इजराइल से वापस आया था दहशतगर्द नुमा इंसान, तो मैंने उस वक्त वो जाके इजराइल के ऑफिशियल एक वेबसाइट के ऊपर उनके लिस्ट ऑफ मेडल्स चेक की थी। तो मुझे तो इस नाम का केनेसेट नाम का कोई मेडल ही नहीं नजर आया था। तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये उसको, अब वो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो इसके लिए डिजर्व करता है, कि हम टीवी पे बैठे हुए हैं, उसकी जगह मैं बेवकूफी का लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूँ। ओ सर, मैं समझ गया लफ्ज, पूरी कौम समझ गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसको उन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए, और वो आप देखिए सेशलेस का जो मेडल है उसमें सेशलेस की स्पेलिंग गलत लिखी है, वो मेडल एग्जिस्ट। हाँ, तो yes. जो बात ये है कि जिस किस्म की जो टाइप ऑफ द गवर्नमेंट है ना भारत के अंदर, जहाँ पे सारे दहशतगर्द मिल गए हैं, अजीत सारे कुमार दहशतगर्द हो इकट्ठे हो गए हैं, इसमें कोई शक हो नहीं। गया, अमित शाह हो गया, अपना अपना वो नींबू सिंह हो गया। मतलब जहाँ अकल का म्यार ये हो कि आप राफेल के ऊपर नींबू निचोड़ रहे हैं और उसके टायरों के अंदर नींबू वाड़ रहे हैं। मेरा ख्याल नींबू की जो खुशबू थी ना, उसने PL-15 को अपनी तरफ खींच दिया। बिल्कुल सही। अगर नींबू ना शायद राफेल बच जाता। बिल्कुल इस किस्म की लीडरशिप है। नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार किया था। उस वक्त अमेरिका उसको क्या कहता था? बुचर ऑफ गुजरात कहता था। पूरी दुनिया उसको बुचर ऑफ गुजरात कहता है। बिल्कुल, ये तो ऑन रिकॉर्ड है जी। वो झूठा है, हिपोक्रेट है, लायर है, फैशिस्ट है। मतलब हिटलर और मैसोलिनी से बड़ा फैशिस्ट है, जिसने मुसलमान, और इतना हिपोक्रेट है कि इलेक्शन से पहले मुसलमानों के घर में जाके उनके पांव पे पानी डाल के और उसको कर रहा हो। तो आप उससे बिल्कुल सही सर। क्लोजिंग से पहले मिस्टर साहब एक कमेंट आपकी तरफ से भी। राइट सर जी। देखिए, इंडिया का जिस किस्म का चेहरा सारी दुनिया के सामने पिछले कुछ अरसे के अंदर आया है, वो तो सबके सामने है। और जो अमेरिका का भी अब कोई ऐसा जितना कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा। और ईरान के अंदर आप देखें पिछले दिनों जब आयतुल्लाह खामेनी साहब के जनाजे के अंदर वो नहीं गया, बल्कि उसने अपना एक लो लेवल का डेलीगेशन भेजा। तो मुसलमानों के खिलाफ जो है ये जो हिंदुत्व है, ये तो बड़ी खुल के सामने हमेशा से आती रही। और पाकिस्तान के साथ उसकी दुश्मनी इन्हीं सारी चीजों के शाखसाने हैं। और जो लोग इस वक्त पाकिस्तान जो मुसलमान इंडिया के अंदर बेचारे हैं, वो बेचारे इस वक्त बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। उनके साथ जिस किस्म के जुल्म ज्यादती हो रहे हैं वो पूरी दुनिया के अंदर सामने है। और आजाद कश्मीर के अंदर बिलखसूस आप देखें ना कि एक पिछले 77 साल से एक वहां पे नाजायज हुकूमत लाकर बैठी हुई है और हजारों बच्चे नौजवान शहीद हो गए, लोगों औरतों की इस्मतें जो है वो तार तार हो गई और उसके ऊपर पूरी दुनिया जो है आवाज उठाए बैठी है। ये वो मोदी है, ये वो इंडिया है जो ना यूनाइटेड नेशन को मानता है, ना ये किसी और बैनुल अक़वामी ताकत को मानता है, ना ये ह्यूमन राइट्स को मानता है, ना बल्कि वायलेशंस पे वायलेशंस करता चला जाता है। और साथ ही अपना एक सेक्युलर चेहरा दुनिया के सामने रखता है जो आज दुनिया ने देख लिया। राइट सर। खान साहब आपकी तरफ से एक कमेंट इस पे। जी, गुजारिश ये है कि मैं तमाम दोनों दोस्तों की बातों से जो आवाम के बारे में की गई, जो महंगाई के बारे में की जाए, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, मैं इनके साथ हूँ। और चूँकि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ इसलिए मैं डिफ़र नहीं कर सकता। दूसरी बात, कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का यौम स्याह है। हम उनका यौम स्याह कल मना रहे हैं और मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि उनके लिए बतौर ख़ास दुआ में उनको शामिल किया जाए और उनके लिए दुआए मग़फ़रत के साथ साथ दर्जात बुलंदी की दुआ। राइट सर, बहुत शुक्रिया इकबाल अहमद खान साहब, तशरीफ़ लाए। मिस्टर शाहिद मसूद साहब, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।